रात के 2:30 बज रहे थे। मुंबई के एक हाई राइज अपार्टमेंट में पूर्व एसीपी विक्रम राठौर अपनी स्टडी टेबल पर बैठे थे। उनके सामने फाइलों का ढेर था और एक ऐश ट्रे जो सिगरेट के टुकड़ों से भरी थी। विक्रम को इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी थी। 10 साल पहले शैडो केस के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। वो कातिल तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन विक्रम की जिंदगी छीन ले गया। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए लैंडलाइन फोन बजा। ट्रिन ट्रिन। इतनी रात को लैंडलाइन पर फोन आना ही अपने आप में अजीब था। विक्रम ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक धीमी, सरसराहट भरी आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। साहब, वो वापस आ गया है। एक लड़की की आवाज थी जो डर से कांप रही थी। विक्रम सीधे होकर बैठ गए। कौन कौन बोल रहा है? रानीखेत, विला नंबर 4। उसने मुझे देख लिया है। वो सीटी बजा रहा है साहब। वो सीटी बजा रहा है। और तभी फोन पर एक धुन सुनाई दी। एक सीटी की आवाज। वही धुन जो 10 साल पहले शैडो अपनी शिकार को मारने से पहले बजाता था। बचा लीजिए। और लाइन कट गई। विक्रम के हाथ से फोन छूट गया। वो धुन वो धुन विक्रम के कानों में आज भी गूंजती थी। उसने तुरंत अपनी पुरानी डायरी निकाली और रानीखेत के लिए निकल पड़ा। उसे पता था, यह कोई मजाक नहीं है, यह एक चुनौती है। रानीखेत पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं था। पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा था। विक्रम अपनी पुरानी जीप को विला नंबर 4 के सामने रोकता है। वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। स्थानीय थानेदार इंस्पेक्टर नेगी, एक 35 साल का चुस्त और चालाक पुलिस वाला, विक्रम को देखकर चौंका। राठौर सर, आप यहां? मैंने तो सुना था आपने रिटायरमेंट ले ली है। नेगी ने हाथ मिलाते हुए कहा। कातिल कभी रिटायर नहीं होते नेगी, तो पुलिस वाला कैसे हो सकता है? लाश कहां है? विक्रम ने पूछा। वे अंदर गए। विला के हॉल में एक अजीब सी महक थी, सड़े हुए फूलों की। बीचों बीच एक कुर्सी पर एक लड़की की लाश थी। उसका नाम श्रेया था। 24 साल की एक आर्ट स्टूडेंट। दृश्य दिल दहलाने वाला था। श्रेया की आंखें खुली थीं, जिनमें बेइंतहा खौफ था। उसके गले पर कोई निशान नहीं था, शरीर पर कोई चोट नहीं थी। वो बस मर चुकी थी। विक्रम लाश के पास झुका। उसने देखा कि श्रेया के हाथ में एक पेंटिंग ब्रश था और कैनवस पर खून से एक उल्टा त्रिकोण बना था। ये निशान? विक्रम बुदबुदाया। सर, ये वही निशान है ना जो शैडो बनाता था? नेगी ने पूछा। विक्रम ने श्रेया की कलाई चेक की। वहां एक टैटू था, एक तितली का। लेकिन अजीब बात यह थी कि टैटू के ऊपर खरोंच के ताजा निशान थे। नेगी, फॉरेंसिक टीम से कहो कि कमरे की हवा चेक करें। मुझे लगता है यहां कोई जहरीली गैस छोड़ी गई थी, विक्रम ने कहा। गैस? लेकिन खिड़कियां तो खुली हैं, नेगी ने तर्क दिया। यही तो चाल है। मारने के बाद खिड़कियां खोली गईं ताकि गैस निकल जाए। ये एक परफेक्ट मर्डर है। विक्रम ने श्रेया के कमरे की तलाशी ली। कपड़ों के ढेर के बीच उसे एक लाल रंग की डायरी मिली। डायरी में श्रेया ने अपनी आखिरी पेंटिंग के बारे में लिखा था। मैं उस चेहरे को पेंट करना चाहती हूं जो कोहरे में छुपा है। लोग कहते हैं जंगल के उस पार जो पुराना शिव मंदिर है, वहां का पुजारी बाबा भैरव उस साए से बात करता है। मुझे आज रात वहां जाना है। बाबा भैरव? विक्रम की आंखों में चमक आ गई। शाम को विक्रम और नेगी उस पुराने शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर सुनसान था। घंटियों की आवाज हवा से अपने आप बज रही थी। कौन है वहां? एक भारी आवाज आई। अंधेरे से एक लंबा, जटाधारी साधु बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं। तुम तुम तो मौत की गंध लेकर आए हो। बाबा भैरव ने विक्रम की ओर इशारा किया। विक्रम ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। बाबा, कल रात श्रेया यहां आई थी। बाबा हंसे, एक पागलों वाली हंसी। आई थी। वो उस लाल हवेली का राज जानना चाहती थी। मैंने उसे मना किया था। मैंने कहा था, जो लाल हवेली जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन वो जिद्दी थी। लाल हवेली का क्या राज है? विक्रम ने कढ़ाई से पूछा। डॉक्टर, पागल डॉक्टर खुराना, बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा। 20 साल पहले वो इंसानी दिमाग पर प्रयोग करता था। वो डर देखना चाहता था। पुलिस ने उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। श्रेया ने उसी आत्मा को जगा दिया। नेगी ने विक्रम के कान में कहा, सर, ये पागल है। डॉक्टर खुराना मर चुका है। उसका केस फाइल बंद हो चुकी है। केस फाइल बंद होती है नेगी, अपराध नहीं, विक्रम ने कहा और जीप की तरफ बढ़ गया।
रात का सन्नाटा गहरा हो गया था। विक्रम ने फैसला किया कि वो अकेले लाल हवेली जाएगा। नेगी को उसने शहर में पुराने रिकॉर्ड चेक करने भेज दिया। लाल हवेली जंगल के बीचों बीच थी। ईंटें काली पड़ चुकी थीं और जंगली बेलों ने पूरी इमारत को जकड़ रखा था। विक्रम ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर धूल की मोटी परत थी। चलते हुए जूतों की आवाज गूंज रही थी। तभी सीटी की आवाज। विक्रम रुक गया। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। उसने अपनी गन निकाली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा हल्का खुला था। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। विक्रम ने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर विक्रम की तस्वीरें चिपकी थीं। उसकी शादी की फोटो, उसके घर की फोटो और 10 साल पहले वाली वो न्यूज कटिंग जिसमें लिखा था, एसीपी राठौर नाकाम, शैडो फिर बच निकला। ये मेरे लिए है, विक्रम समझ गया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। कमरे के कोनों से धुआं निकलने लगा। यह वही गैस थी जिससे श्रेया को मारा गया था, न्यूरोटॉक्सिन। विक्रम का सिर चकराने लगा। उसे अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देने लगी। विक्रम, तुम मुझे बचा नहीं पाए? आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम ने अपनी सांस रोकी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पोर्टेबल ऑक्सीजन कैनिस्टर निकाला, जो वो अस्थमा के कारण कभी कभी रखता था, और एक गहरा कश लिया। उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ। उसने खिड़की के कांच पर गोली चलाई। छड़ाक। कांच टूटा। विक्रम ने बिना सोचे दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। वो नीचे गीली मिट्टी और झाड़ियों में गिरा। चोट लगी, लेकिन जान बच गई। विक्रम दर्द से कराहता हुआ उठा। उसे समझ आ गया था कि कातिल कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो पुलिस के तरीके जानता है। वो जंगल के रास्ते वापस मुख्य सड़क की तरफ भागा। तभी उसे एक पुलिस जीप दिखाई दी। वो इंस्पेक्टर नेगी की जीप थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। वो जीप की तरफ भागा। नेगी, नेगी! लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो ठिठक गया। नेगी जीप के बोनट पर बैठा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पास बाबा भैरव की लाश पड़ी थी। नेगी इत्मीनान से अपने हाथों से खून साफ कर रहा था और वो सीटी बजा रहा था। विक्रम एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेगी, उसका अपना साथी। नेगी ने जोर से आवाज दी, बाहर आ जाइए सर, मुझे पता है आप जिंदा हैं। उस गैस से कोई आम आदमी मर जाता, लेकिन विक्रम राठौर नहीं। विक्रम पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसकी गन सीधे नेगी पर तनी थी। क्यों नेगी? तुमने श्रेया को क्यों मारा? बाबा को क्यों मारा? नेगी मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो सम्मान नहीं, बल्कि नफरत थी। श्रेया सिर्फ एक मोहरा थी सर। असली शिकार तो आप थे। आपको याद है डॉक्टर खुराना? वो पागल डॉक्टर जिसे आपने 20 साल पहले एनकाउंटर में मारा था। विक्रम को झटका लगा। वो मेरे पिता थे, नेगी चिल्लाया। मैं उस वक्त अलमारी में छिपा था। मैंने देखा था आपने उन्हें कैसे मारा। आपने मेरा बचपन छीना, मैंने आपकी पत्नी को छीना। हाँ, मैं ही था वो। मैं ही शैडो हूं। विक्रम सन्न रह गया। 10 साल पहले का कातिल उसके साथ ही काम कर रहा था। और अब नेगी ने रिमोट निकाला। यह पूरा जंगल मेरा खेल का मैदान है। इस रिमोट को दबाते ही श्रेया की लाश के अंदर छिपा बम फट जाएगा। सबूत खत्म और इल्जाम आप पर आएगा कि पागलपन में आपने सब किया। नेगी बटन दबाने ही वाला था कि तभी अंधेरे से एक गोली चली। ढाई! गोली नेगी के हाथ पर लगी। रिमोट दूर जा गिरा। नेगी दर्द से चिल्लाया। विक्रम ने पलट कर देखा। वहां झाड़ियों से श्रेया बाहर आ रही थी। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा गंदा था, लेकिन हाथ में रिवॉल्वर थी। नेगी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तुम तो मर चुकी थी? विक्रम मुस्कुराया। यही तो ट्विस्ट है नेगी। फ्लैशबैक। दृश्य 6 घंटे पहले, जब विक्रम ने श्रेया की लाश देखी थी। विक्रम ने श्रेया की नब्ज चेक की थी। वो बहुत धीमी थी, लेकिन चल रही थी। श्रेया ने एक ऐसी हर्बल दवा खाई थी जिससे दिल की धड़कन लगभग रुक जाती है। यह उसे बाबा भैरव ने दी थी खुद को बचाने के लिए। विक्रम ने तुरंत समझ लिया था कि खेल गहरा है। उसने एम्बुलेंस वालों को इशारा कर दिया था और श्रेया को गुप्त जगह भेज दिया था। लाश के रूप में जो विला में था, वो पुलिस डमी थी जिसे विक्रम ने बाद में बदल दिया था। वर्तमान। बाबा भैरव ने मुझे सब बता दिया था कि तुम डॉक्टर खुराना के बेटे हो, श्रेया ने कहा। वो पागल नहीं थे। वो डरते थे कि तुम उन्हें भी मार दोगे।
नेगी घायल शेर की तरह दहाड़ा और विक्रम पर झपटा। दोनों के बीच कीचड़ में भयानक लड़ाई हुई। बारिश तेज हो गई। घूंसे, लात और गालियां। नेगी ने एक पत्थर उठाया और विक्रम के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये वर्दी पहनने के लिए जिगर चाहिए नेगी, और वो तेरे पास नहीं है। विक्रम ने नेगी को घुमाकर जमीन पर पटका और उसे हथकड़ी पहना दी। खेल खत्म, शैडो। सुबह हो चुकी थी। बारिश थम गई थी और सूरज की पहली किरण कोहरे को चीर रही थी। पुलिस फोर्स आ चुकी थी। नेगी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। विक्रम अपनी जीप के पास खड़ा था। श्रेया उसके पास आई। थैंक यू सर, श्रेया ने कहा। अगर आप सही समय पर ना आते तो मेरी कहानी अधूरी रह जाती। विक्रम ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, फिर उसे देखा और डस्टबिन में फेंक दिया। कहानियां कभी अधूरी नहीं रहती श्रेया, बस उनके पन्ने पलटने वाला कोई चाहिए। विक्रम ने जीप स्टार्ट की। पीछे मुड़कर उसने रानीखेत के पहाड़ों को देखा। कोहरा अब छंट चुका था। 10 साल पुराना बोझ अब उसके कंधों से उतर गया था। आज रात विक्रम राठौर को सुकून की नींद आने वाली थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपको लगता है नेगी जैसे और भी छुपे हुए दुश्मन हमारे आसपास हो सकते हैं? कमेंट में बताएं। ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानी है। उन्हें भी जरूर सुने इस कहानी को। और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।